फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे और कंडीशनल सेंटेंस में हमने इफ़ वाला कंडीशनल कंजक्शन कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे के कंडीशनल कंजक्शन हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इस वीडियो में अगर ये टॉपिक पूरा हो गया तो ठीक है, वरना एक और वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो हम अब बाकी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा हम अपना पढ़ने का काम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशनल कंजक्शन है अनलेस। ठीक है, अनलेस जो है इसका मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं। और ये जो है ये इफ प्लस नॉट, इन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, यानी कि इफ और नॉट दोनों का काम क्या करेगा? अनलेस। ठीक है, तो अगर मान लो एक वाक्य है जिसके अंदर यदि भी है और नहीं भी है, तो हम उसको इफ और नॉट अलग अलग लिख कर भी वाक्य को बना सकते हैं और अनलेस लिख कर भी वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक आपको वाक्य लिखाता हूं, उसको देखना। यदि बारिश नहीं होगी तो तापमान नहीं गिरेगा। ठीक है, अब आपको इतना तो पता ही है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि यदि से शुरू हुआ है। ठीक है, और दोनों तरफ भविष्यकाल है, तो हम कंडीशनल कंजक्शन से जुड़ा हुआ ये वाला वाक्य है, इसको तो लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, और ये वाला है ये इसके साथ कंडीशन नहीं जुड़ी हुई, यानी कि ये रिजल्ट क्लॉज है, इसको लिखेंगे हम फ्यूचर टेंस में। तो देखो, अगर इसको हम सिंपल भाषा में लिखते हैं तो क्या होगा? इफ़ और बारिश नहीं होगी, इसको हम लिखेंगे पहले टेंस में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो मौसम वाले जो होते हैं वाक्य, ठीक है, उसके अंदर सब्जेक्ट होता है इट, तो इसका सब्जेक्ट भी क्या होगा? इट। इफ इट डज नॉट रेन, कॉमा, तो तापमान नहीं गिरेगा, तो क्या लिखेंगे? द टेम्परेचर विल नॉट फॉल। ठीक है, यानी कि यदि बारिश नहीं होगी टेम्परेचर नहीं गिरेगा। अब देखो, अब इसको हम अनलेस से बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? अनलेस किससे किससे मिलकर बना होता है? इफ और नॉट से। यानी इस वाक्य के अंदर से इफ और नॉट, इन दोनों को हटा करके अनलेस लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, अनलेस होता है वो हमेशा वाक्य के शुरू में लगता है। ठीक है, यानी वाक्य शुरू से किससे होता है? अनलेस से। ठीक है, यानी कि इस वाक्य के अंदर से इफ और नॉट ये हटा लो, यानी कि नॉट को भी इसके साथ ला लो, तो इफ और नॉट दो हो जाएंगे, और इफ और नॉट की जगह हमने लिख लिया अनलेस। तो अब ये है वो डज। अब हमें पता है कि नॉट तो आगे आ गया, तो ये डज है, ये डायरेक्ट रहता नहीं है, तो ये क्या होगा? ये डज इस वर्ब के अंदर घुस जाएगा और इस पूरा जो सेंटेंस है इसको एफर्मेटिव बना देगा। तो अनलेस इट रेन्स, ये होगा द टेम्परेचर विल नॉट फॉल। ठीक है, अब एक और वाक्य ऐसा का ऐसा है जिसके अंदर यदि भी आए और नहीं भी आए। जैसे कि हमने एक वाक्य बोल दिया, यदि वह सॉरी, यदि वह सॉरी नहीं कहेगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा।
ठीक है, कि यदि वो सॉरी नहीं करेगा तो हमें ये भी बताया कि ये भी फ्यूचर में, ये भी फ्यूचर में, और ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये कंडीशनल कंजंक्शन से ये वाला वाक्य जुड़ा हुआ है, तो ये तो वर्तमान में लिखा जाएगा, और ये रिजल्ट क्लॉज है तो ये फ्यूचर में लिखा जाएगा। तो क्या होगा, पहले इसको नॉर्मल बनाए तो इफ वह सॉरी नहीं कहेगा, इफ ही डज नॉट से सॉरी, कॉमा मैं उससे बात नहीं करूंगा, आई विल, ठीक है, ये मैंने दृढ़ निश्चय करके रखा है, तभी विल आएगा, नहीं तो शैल आएगा, ठीक है। तो विल इसे आएगा कि मैं उससे बात नहीं करूंगा जब तक वो सॉरी नहीं कहेगा, ये इसका दृढ़ निश्चय है, ठीक है। आई विल नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करूंगा। अब इस वाक्य को अनलेस से बनाना है तो अनलेस सबसे पहले आता है, तो वाक्य की शुरुआत ही अनलेस से होगी, और अनलेस इफ और नॉट दो चीज़ों से बनकर बनता है, यानी इस सेंटेंस के अंदर से नॉट और इफ, नॉट को भी आगे ले लो तो इफ नॉट की जगह अनलेस हो जाएगा। और जो डज है, ठीक है, डज ये हमेशा ध्यान रखना, डू, डज और डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इनके बाद में कभी भी किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट वर्ब नहीं आ सकती, ठीक है, इसके बीच में नॉट लगाना ही पड़ता है तो ही आ सकता है, वरना अगर कोई भी नहीं है, नॉट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है ये डायरेक्ट वर्ब के अंदर घुस जाती है। जब किसी वर्ब के अंदर डू घुसता है तब तो वर्ब के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वर्ब के अंदर डिड घुसता है तो उस वाक्य, उस वर्ब को सिंगुलर बना देता है, और जब वर्ब के अंदर डिड घुसता है तो वर्ब को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये डज है वो इसके अंदर घुसेगा तो से को सिंगुलर बना देगा, यानी कि सेज, तो ही अनलेस ही सेज सॉरी, कॉमा आई विल नॉट टॉक टू हिम, ठीक है। अब एक और वाक्य हो गया, ठीक है, जैसे कि यदि तुम गलती नहीं करोगे तो तुम नहीं सीखोगे। अब देखो कि यदि तुम गलती नहीं करोगे तो तुम नहीं सीखोगे। अब ये तो हमें पता है दोनों ही फ्यूचर में तो लिखे नहीं जाएंगे, ये कंडीशनल कंजंक्शंस के साथ जुड़ा हुआ ये वाला वाक्य प्रेजेंट में, और ये रिजल्ट क्लॉज फ्यूचर में लिखा जाएगा। तो क्या होगा, इफ यू डू नॉट, और गलती करने को क्या बोलते हैं, मेक अ मिस्टेक, तो इफ यू डू नॉट मेक अ मिस्टेक कॉमा यू विल नॉट लर्न, तुम नहीं सीखोगे। अब इसको अनलेस से बनाओ, तो अनलेस सबसे पहले आएगा, ठीक है, नॉट को यहाँ पे लगा के इफ नॉट की जगह अनलेस लिख लिया। तो अब क्या होगा, अनलेस यू, और डू है वो मेक के अंदर घुस जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डू घुसता है तब। तो अनलेस यू मेक अ मिस्टेक कॉमा यू विल नॉट लर्न, यानी कि जब तक तुम गलती नहीं करोगे तब तक तुम सीखोगे नहीं। तो ये है अनलेस, अनलेस यानी कि यदि नहीं, ठीक है। तो अनलेस ये वाला वाक्य हो गया, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना जो एरर है वो कैसे बनता है। एरर ऐसे बनेगा, अनलेस यू डज नॉट मेक ए मिस्टेक, ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यानी कि जो अनलेस है, अनलेस वाले वाक्य में पहले से इफ और नॉट है, तो वो एरर बनाने वाला क्या करेगा, इसके साथ जो वाक्य जुड़े हुआ होगा उसमें भी नॉट दे देगा, ठीक है। और वो हमारा जहाँ पे नॉट होगा उस पार्ट में एरर होगी। तो ये ध्यान रखना कि ये कंडीशनल सेंटेंस में अनलेस वाला बहुत बार पूछा जाता है। तो अनलेस जहाँ पर आ गया उस वाक्य में नॉट नहीं लगेगा,
ठीक है, जैसे कि ना इसमें लगा, ना इसमें लगा, ना ही इसमें लगा। और अनलेस जिस वाक्य में जिस क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, अनलेस एक कंडीशनल कंजक्शन है, और कंडीशनल कंजक्शन मतलब कंडीशनल कंजक्शन जब अनलेस हो तो उसके साथ जुड़ा हुआ कंडीशनल क्लॉज जो होता है वो हमेशा एफर्मेटिव में लिखा जाता है, जैसे कि इट रेन्स, इट ही सेज सॉरी, यू मेक अ मिस्टेक, ठीक है, ये सब क्या है, एफर्मेटिव है। तो अनलेस के बाद में का स्ट्रक्चर है वो हमेशा एफर्मेटिव होता है। दूसरी बात, अनलेस के साथ जुड़ा हुआ जो क्लॉज होता है उसमें कभी भी नॉट नहीं आता, अगर नॉट आ गया मतलब वाक्य में एरर है, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले आप अनलेस वाला इतना लिख लीजिए। ठीक है, अब एक और कंडीशनल कंजक्शन पढ़ लेते हैं, वो है इवन इफ। इवन इफ ये वाक्य में जब लिखा हुआ होगा तो हिंदी में वाक्य कैसे बनेगा, यदि, फिर आएगा कंडीशनल क्लॉज, ठीक है, और फिर आएगा तो भी, ठीक है, और फिर आएगा रिजल्ट क्लॉज। ठीक है, अब देखो, मैंने एक वाक्य मान लो कहा कि तुम हाँ, कि यदि तुम नहीं पढ़ते तो भी तुम पास हो जाते, ठीक है। या मैंने एक वाक्य कहा कि तुम मुझे सॉरी कहोगे तो भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। या एक वाक्य हो गया कि यदि तुम पढ़ते तो भी पास नहीं होते। तो ये वाला वाक्य जो है, यदि, मान लो मैंने एक वाक्य लिखा कि यदि वह मुझे सॉरी कहेगा तो भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा, ठीक है। अब इससे तुलना करो, यदि का यदि आ गया, तो भी का तो भी आ गया, वह मुझे सॉरी कहेगा, ये क्या हो गया, कंडीशनल क्लॉज। और रिजल्ट क्लॉज क्या हो गया, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। तो दोनों ही क्या है, फ्यूचर टेंस में है हिंदी में, तो हम दोनों को फ्यूचर में ना लिख करके कंडीशनल क्लॉज को प्रेजेंट में लिखेंगे और रिजल्ट क्लॉज को फ्यूचर में लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इवन इफ वह मुझे सॉरी कहेगा, तो इसको वर्तमान में कैसे लिखेंगे, इवन इफ ही सेज सॉरी, तो भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तो भी क्या लिखेगा, हाँ, आई विल नॉट फॉरगिव हिम, ठीक है। कि इवन इफ ही सेज सॉरी, यदि वो मुझे सॉरी कहेगा तो भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा, आई विल नॉट फॉरगिव हिम। हिंदी में ये शब्द आता है तो भी, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में लिखते तो ऐसा कुछ नहीं आता, तो भी के लिए कोई शब्द नहीं है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक और वाक्य लिखा, यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो भी पास नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ वाक्य है, इसका लेना देना कुछ नहीं है रियल लाइफ से, मेहनत से पढ़ते तो होते। तो ये भी हो गया, यदि का यदि आ गया, तो भी का तो भी आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल कंजक्शन हो गया। और
पास नहीं होते, तुम पास नहीं होते तो भी, यहाँ पे तुम लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो भी चलता है क्योंकि बात तुम के लिए हो रही है। तो तुम पास नहीं होते, ये भी क्या है, ये रिजल्ट क्लॉज है। तो अब रिजल्ट क्लॉज को तो लिखेंगे। अब देखो पहले इसको समझो, तुम मेहनत से पढ़ते, मान लो कि तुमने मेहनत से पढ़ा और तो भी तुम पास नहीं हुए, तो ये एक भूतकाल को डिनोट करता है कि यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो भी पास नहीं होते। तो ये वाला वाक्य, ये इसका भविष्य से भी कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे ते है आ गया, फिर भी इसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। ये बात कर रहा है भूतकाल की कि यदि तुम भूतकाल में भी पढ़ते बहुत मेहनत से तो भी तुम पास नहीं होते। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ यू स्टडीड हार्ड, ठीक है, तो भी तुम पास नहीं होते, यानी कि यू वुड नॉट पास, यानी कि तो भी पास नहीं होते। ठीक है, एक और वाक्य हो गया, ठीक है, कि इसका उल्टा लिख ले, तो यदि तुम नहीं पढ़ते तो भी पास हो जाते। ठीक है, कि यदि तुम नहीं पढ़ते, बात भूतकाल की हो रही है कि यदि तुम नहीं पढ़ते तो भी पास हो जाते। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको भी ना, तो ये दोनों ही भविष्यकाल में है और पीछे ते है पे भी ये हिंदी के अनुसार आप मत चलना, तो भी ये वर्तमान काल का नहीं होगा, प्रेजेंट का नहीं होगा, ये दोनों ही बातें भूतकाल की जा रही है कि तुम नहीं पढ़ते, भूतकाल में कह रहे हैं कि ये तुम नहीं पढ़ते तो भी तुम पास हो जाते। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ यू, सॉरी यदि, हाँ इसको इवन तो हमने लिखा ही नहीं, इवन इफ, और इसका भी इवन इफ। ठीक है, सिर्फ यदि होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो भी तो है, तो ये तो भी का कंडीशन। इवन इफ यू, तुम नहीं पढ़ते, बोले तो तुम नहीं पढ़े, यदि तुम नहीं पढ़े तो भी पास हो जाते। तो इवन इफ यू डिड नॉट स्टडी, कि यदि तुमने स्टडी नहीं की तो भी तुम पास हो जाते, यानी कि कॉमा यू वुड पास द एग्जाम। अब देखो ये भूतकाल में था, यानी कि ये पास्ट टेंस में था, इसलिए इसको भी पास्ट टेंस में ही जाना पड़ा। ये वाला पास्ट टेंस में था, कंडीशनल क्लॉज, इसलिए रिजल्ट क्लॉज को भी पास्ट टेंस में ही जाना पड़ा। ठीक है, अब मान लो एक और वाक्य लिखा, यदि मैं सही से कार्य करता हूँ तो भी मेरा बॉस मेरी तारीफ नहीं करता। ठीक है, यदि मैं सही से कार्य करता हूं तो भी मेरा बॉस मेरी तारीफ नहीं करता है, ये वाला वाक्य वर्तमान में है, ये भूतकाल की बात नहीं है कि मैं क्या भूतकाल में कि अगर मैं सही से काम करता था तो भी मेरे बॉस मेरी तारीफ नहीं करता था। ताता वाला नहीं है, यहाँ पे ता है ती है, मतलब ये वर्तमान में कि यदि मैं सही से काम करता हूँ तो भी मेरा बॉस मुझे मतलब मेरी तारीफ नहीं करता, मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है, तो क्या होगा, इवन इफ, यदि मैं सही से कार्य करता हूँ, यानी कि इफ आई वर्क प्रॉपरली, इवन इफ आई वर्क प्रॉपरली, यानी मैं सही से काम करता हूँ
तो भी मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, माई बॉस डज नॉट appreciate me, APPRECIATE, हाँ appreciate me। यदि कि मैं सही से कार्य करता हूँ, even if I work properly, my boss does not appreciate me, तो भी मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, मेरी तारीफ नहीं करता है। तो इवन इफ वाला भी आपको समझ में आ गया कि हिंदी में लिखोगे तो इवन ऐसा स्ट्रक्चर होगा, यदि फिर कंडीशनल क्लॉज लिखा हुआ होगा, कंडीशनल क्लॉज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ होगा तो भी, फिर तो भी, और लास्ट में जो भी है वो रिजिड क्लॉज। तो हमें तो पता ही है कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हमेशा रिजिड क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज, ये ध्यान रखना है। ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, ये प्रेजेंट में है ये भी प्रेजेंट में होगा, ये फ्यूचर में है ये प्रेजेंट में होगा। बस ये तीन चीज़ों को आप ध्यान रखना, भले कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल कंजंक्शन कोई भी हो, इन नियमों की पालना हमेशा होगी, और यही कंडीशनल सेंटेंस का बेसिक है। चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट कंडीशनल कंजंक्शन, वो है until। until का ये जिस प्रकार unless, if और not से मिलकर बना हुआ है, तब तक इसी प्रकार ये जो है until, ये till not से मिलकर बना है, यानी कि जब तक नहीं, जब तक नहीं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर till और not दोनों आएंगे तो until बनेगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करके 4-5 एग्जांपल्स लिख लेता हूँ, फिर क्या मैं लिखता रहता हूँ फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये देखो मैंने 4 सेंटेंस लिखे। जब तक तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सुधारोगे तब तक तुम एक अच्छी जॉब नहीं पाओगे। जब तक मैं जॉब नहीं पाऊंगा या जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मेरा भाई मुझे सपोर्ट करेगा। जब तक ट्रेन नहीं आई मैंने बात करना जारी रखा। जब तक तुम अपना टारगेट हासिल नहीं करोगे तुम्हारा बॉस तुम्हें प्रमोट नहीं करेगा। अब देखो, जिस प्रकार अनलेस होता है वो वाक्य में सबसे आगे आता है, इसी प्रकार ये भी है, ये भी वाक्य में सबसे आगे आता है, ठीक है। और इसमें भी ये टिल और नॉट से मिलकर बना हुआ है। जब इसको टिल और नॉट से बनाओगे तो कैसे बनेगा? टिल यू डज नॉट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स यू विल नॉट गेट ए गुड जॉब, ठीक है। ऐसे जैसे कि टिल यू डज नॉट इम्प्रूव योर communication skills you will not a good job, you will not get a good job, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये until है वो till और not दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, ये और ये, यानी not को भी आगे लेंगे और till और not ये दोनों चीज़ मिलकर क्या बनाएगी? until। तो इसको पहले कैसे लिखेंगे? until, और जब नॉट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो ये डज है, ये वर्ब के अंदर घुस जाएगा और वर्ब को सिंगुलर बना देगा, ठीक है। लेकिन ये यू है, सॉरी डज नॉट नीड डू नॉट आएगा। इफ यू डू नॉट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब। तो डू इसके अंदर वर्ब के अंदर घुस जाएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो जिस प्रकार अनटिल के बाद में एफर्मेटिव स्ट्रक्चर आता है, इसी प्रकार अनलेस के बाद में एफर्मेटिव स्ट्रक्चर आता है, इसी प्रकार अनटिल के बाद में भी एफर्मेटिव स्ट्रक्चर ही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा? अनटिल यू इम्प्रूव योर
कम्युनिकेशन स्किल्स कॉमा यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब, तुम्हें एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अब जब तक मैं जॉब नहीं पाऊंगा, यानी जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मेरा भाई मुझे सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हमें पता ही है कि जिसके साथ ये कंडीशनल कंजक्शन जुड़ा हुआ होता है वो वर्तमान में रहता है, और जो रिजल्ट क्लॉज है वो फ्यूचर में रहता है। तो इसके साथ में भी ये वाला वर्तमान में रहेगा, ये वाला फ्यूचर में रहेगा। तो क्या होगा, until I get a job, जब तक मुझे जॉब मिलेगी या जब तक मैं मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, मेरा भाई मुझे सपोर्ट करेगा, यानी कि माई ब्रदर विल सपोर्ट मी। और एक जब तक ट्रेन नहीं आई मैंने बात करना जारी रखा, ये दोनों ही भूतकाल में है। ठीक है, यानी कि until ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, ट्रेन का आना यानी ट्रेन का आगमन अराइव कहलाता है। ठीक है, अराइव्ड, क्योंकि ट्रेन अराइव्ड अंटिल के बाद में हमेशा एफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगता है, इसमें भी एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसमें भी एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो अंटिल ट्रेन अराइव्ड मैंने बात करना जारी रखा। किसी भी चीज़ को जारी रखना, किसी चीज़ को जारी रखते हैं ना, तो इसकी एक फ्रेजल वर्ब होती है, उसे कहते हैं कीप ऑन। कीप ऑन इसका मतलब है किसी चीज़ को जारी रखना। तो मैंने फ़ोन पर बात करना जारी रखा, तो ये 5वां टेंस है। ठीक है, तो कीप की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केप्ट। आई केप्ट ऑन टॉकिंग। ठीक है, अब देखो केप्ट ऑन के बाद में टॉकिंग क्यों आया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों आई, क्यों, क्योंकि जो ऑन है ये एक है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में यदि कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लिखी जाएगी। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है, और नाउन न आकर के यदि वर्ब आती है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में ही आएगी वर्ब। ठीक है, अब देखो, जब तक तुम अपना टारगेट हासिल नहीं करोगे तुम्हारा बॉस तुम्हें प्रमोट नहीं करेगा, यानी कि ये दोनों ही क्या है, भविष्यकाल में। तो हम जब तक वाला जो है वाक्य, ये वाला ये कंडीशनल क्लॉज है, इसको वर्तमान में रखेंगे। तुम्हारा बॉस तुम्हें प्रमोट नहीं करेगा, ये रिजल्ट क्लॉज है, इसके साथ कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो इसको फ्यूचर में रखेंगे, यानी कि until यू अपना टारगेट हासिल नहीं करोगे। ठीक है, तो नहीं तो आ गया until में, तो टारगेट को हासिल करना है, नहीं अचीव करना। until you achieve your target, कॉमा तुम्हारा बॉस तुम्हें प्रमोट नहीं करेगा, योर बॉस विल नॉट प्रमोट यू। ठीक है, यानी कि तुम्हारा बॉस तुम्हें प्रमोट नहीं करेगा जब तक तुम अपना टारगेट को हासिल नहीं कर लेते। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, एक नोट लगा करके लिख लो कि अनलेस व अंटिल से जुड़े हुए क्लॉज में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, यदि अंटिल है, ठीक है, तथा एक बात और, तथा इनके साथ हमेशा एफर्मेटिव स्ट्रक्चर वाला
क्लॉज लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूं, पहले आप इतना उतार लीजिए। तो लगभग 30 मिनट हो चुके हैं और हम ज़्यादा वीडियो की लेंथ को लंबा नहीं करेंगे, बाकी काम कल पढ़ेंगे, लेकिन हम इससे पहले हम टेंस का रिवीजन कर लेते। ठीक है, तो देखो, टेंस नंबर, टेंस नेम, टेंस आइडेंटिटी, टेंस की हेल्पिंग वर्ब और टेंस का वर्ब। ठीक है, मैं टेंस के नंबर लिखता हूँ, आप बिना देखे उस टेंस का नाम, उस टेंस की पहचान दो तो दो की दो, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और एफर्मेटिव में कौन सी वर्ब उपयोग में आती है वो वाली वर्ब लिखोगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, दसवां और 12वां। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और इन टेंस के नंबर मैंने लिखे हैं, आप टेंस का नाम लिखो, उसकी दोनों पहचान लिखो, उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखो और वर्ब लिखो। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो ठीक है, आपने लिख लिया होगा और मैं जो बता रहा हूँ फिर चेक करना कि आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो फिर टेंस कोई मतलब नहीं, सब भूल जाओगे पीछे का पीछे। तो देखो, सेकंड टेंस है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे है। इसकी हेल्पिंग ग्रुप होती है इज, आर, एम और कॉन्टिन्यूअस ग्रुप यानी कि इवन नंबर वाले सब ग्रुप की टेंस होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। चौथा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान भी कंटिन्यूअस की तरह होती है, रहा है, रही है, रहे है प्लस समय से कार्य जारी। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन। इसके अंदर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पांचवा टेंस होता है वो होता है पास्ट सिंपल। ठीक है, इसकी पहचान होती है एक तो था, ती थी, ते थे, और एक मान लो क्रिया गया है तो जाना है तो गया, गई, गए। ठीक है, क्रिया है खाना तो खाया, खाई, खाए। क्रिया है नाचना तो नाचा, नाची, नाचे। क्रिया है लिखना तो लिखा, लिखी, लिखे। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म और इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सातवां टेंस है पास्ट परफेक्ट। इसकी दो पहचान होती है, एक तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, एक गया था, गई थी, गए थे। क्रिया जाना होगी तो गया था, गई थी, गए थे। लिखना होगी तो क्रिया लिखा था, लिखी थी, लिखे थे। कूदना होगी क्रिया तो कूदा था, कूदी थी, कूदे थे। ठीक है, इसकी हेल्पिंग ग्रुप होती है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट ग्रुप का टेंस है। 10वां है, ये होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, आपको तीनों लिखनी है। और हाँ, एक इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी, शैल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि इवन नंबर और कंटिन्यूस ग्रुप है। और 12वां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान भी जो होगी कंटिन्यूस की वही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होगी प्लस एक समय दिया होगा, उससे कार्य जारी होगा। समय से कार्य जारी मतलब टाइम जरूरी है, टाइम आएगा तभी हम इस टेंस में लिखेंगे। कई बार क्या होता है वाक्य में टाइम का जिक्र नहीं होता, लेकिन अंदाजा लग जाता है कि कार्य लंबे समय से हो रहा है। ठीक है, हाँ, और फिर आएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन और फिर आएगी शैल हैव बीन और इसके अंदर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो अब आप चेक करना कि आपके
जो 6 टेंस 6 हैं, 6 में से आपका स्कोर कितना रहा और बताना कि 6 में से 6 आपके कितनी बार आए। ठीक है, जब कंटिन्यूसली 6 में से 6 सही सही आपके 6 बार आ जाएंगे, इसका मतलब है कि आपको टेंस अच्छे से आते हैं और अब आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तब भी आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप सही से एक बार वापस देख के इसको आप क्रॉस चेक कर लो खुद का और इसका। ठीक है, दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू रहा है, रही है, इज आर एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू रहा, रही समय से कार्य जारी है, हैज बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पांचवा टेंस पास्ट सिंपल था, थी, गया, गई, गए, डीड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, गए थे, गई थी, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। 10वें टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस रहा होगा, रही होगी, विल बी, शैल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और 12वें टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू रहा होगा, रही होगी, प्लस समय से कार्य जारी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, हम अपनी अगली क्लास में इस इसको कंडीशनल सेंटेंस को हम पूरा कर लेंगे और आपको मेरा पढ़ाना हुआ अच्छा लगे हो। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट में भी बताना, ये स्कोर तो बताना ही बताना कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना, बहुत से लोगों की ज़रूरत है इसकी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, दूसरे लोगों को भी बताना इस चैनल के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।